चलिए भाई, तो लास्ट क्लास में हम लोग एराइल हैलाइड ख़त्म किए हैं। ठीक है, तो अब उस असाइनमेंट का सारा क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए। आज एक जनरल टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, है ना, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ठीक है, थोड़ा बहुत हम लोग हाइड्रोकार्बन में पढ़े हैं उसके बारे में। आज हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑलमोस्ट कंप्लीशन के हिसाब से पढ़ेंगे, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो यूज़ है वो हाइड्रोकार्बन से लेकर लास्ट चैप्टर तक है आपके। ठीक है, अमीन्स तक है, कार्बोक्सिलिक एसिड तक है, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स तक है। तो हम लोग क्या करेंगे आज कि आज हम लोग उसको यहाँ से लेकर वहाँ तक, है ना, कंप्लीट उसको पढ़ लेते हैं। तो उससे क्वेश्चन करने में भी आपको आसानी होगी और आगे की बातें भी कुछ कुछ क्लियर होंगी। ठीक है, चलिए, तो अगर हम लोग बात करें ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट की, ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ा है हम लोगों ने इसको। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट को हम लोग RMgX ऐसे जो है रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और अपने को मालूम है कि मैग्नीशियम से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन होता है, तो इस कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। मतलब ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का ये जो R पार्ट है, ये हम लोगों ने बात की थी कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग बेस एंड वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज़ बात कर ली जाए कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेसिकली कैटेगरी वाइज बात करें तो ये एक ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड की कैटेगरी में आता है। ठीक है, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। और इस पर भी अगर आप याद करो तो हम लोगों ने बात किया था कि ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड हम लोग किसको बोलेंगे, ऐसे कंपाउंड्स को बोलेंगे जिसमें कार्बन का डायरेक्ट बॉन्ड किसके साथ हो, मेटल के साथ हो। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है, तो ज़रा देखा जाए ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स की अगर हम लोग अब बात करें तो बेसिकली ये 3 तरह की कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करते हैं, है ना। एक कुछ ऐसा कैटेगरी जिसमें आयनिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा हो, मतलब ये जो R और मेटल का जो बॉन्ड है ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड में, ये 3 तरह की कैटेगरी में डिवाइड हो सकता है। या तो कंप्लीटली आयोनिक हो सकता है, या पार्शियल कोवलेंट पार्शियल आयनिक हो सकता है लेकिन आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा हो, है ना। तो ऐसा कैटेगरी भी हो सकता है, और ऐसा कैटेगरी भी हो सकता है कि पार्शियल आयनिक पार्शियल कोवलेंट हो लेकिन कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा हो। ठीक है, जिन लोगों को मेरी ये बात थोड़ी सी अजीब सी लग रही है, वो केमिकल बॉन्डिंग में अगर हम लोग, आपको याद हो कि हम लोग फजान्स रूल पढ़े थे कि कोई भी आयनिक बॉन्ड इन जनरल बात किया जाए तो कम्प्लीटली आयनिक नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ परसेंट कोवलेंट कैरेक्टर भी डेवलप हो जाता है। ठीक है, कैसे डेवलप होता है, पोलराइजेशन के थ्रू। ठीक है, याद है बात। तो उसी बेसिस पर मैं ये बात कर रहा हूँ, है ना, कि भाई एक एनायन है एक कैटायन है, और इन दोनों के बीच में पोलराइजेशन की वजह से इसमें कुछ कोवलेंट कैरेक्टर डेवलप होगा। तो जिसमें न के बराबर कोवलेंट कैरेक्टर डेवलप होगा उसको हम लोग कम्प्लीटली आयनिक बोल सकते हैं। तो जो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है, इट इज़ बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। एक ऐसा ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड जिसमें कार्बन का डायरेक्ट बॉन्ड मेटल के साथ हो और उसके पास आयनिक कैरेक्टर ऑलमोस्ट 100% के आसपास हो। तो ऐसे मेटल कौन से होंगे, है ना, जो पोलराइजेशन कम क्रिएट करे और जो आयनिक बॉन्ड बहुत अच्छा बनाते हों, ऐसे मेटल यहाँ पर होंगे। जैसे कौन सा होगा, जैसे सोडियम हो सकता है, जैसे पोटेशियम हो सकता है, जैसे कैल्शियम हो सकता है। इस तरह के अगर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होंगे तो उनकी टेंडेंसी कंप्लीट आयनिक बॉन्ड बनाने की होती है। तो इस तरह के जो मेटल्स होंगे वो इस तरह का बॉन्ड बनाते हैं। दूसरा ऐसा हम लोग समझ सकते हैं कि इसके पास पार्शियल क्या हो, कोवलेंट कैरेक्टर हो, पार्शियल कोवलेंट कैरेक्टर हो, और इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो। है ये आयनिक, था ये आयनिक, लेकिन कोवलेंट पोलराइजेशन की वजह से इसमें कोवलेंट कैरेक्टर जो है डेवलप हो गया है। ठीक है, अच्छा, तो ऐसे मेटल्स जो कोवलेंट कैरेक्टर डेवलप कर देंगे, ऐसा मैग्नीशियम हो जाएगा, लिथियम हो जाएगा ना, इस तरह के मेटल्स। जैसे लिथियम की बात करें तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 होता है, मैग्नीशियम की बात करें इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
पॉलिंग स्केल पर 1.3 होता है ना। तो ये इसका 0.79 होता है, समझ रहे बात, इसका सीजियम का 0.79 होता है। तो ये सब हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है। ये थोड़े से ज़्यादा, इनसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल हैं, जिसकी वजह से इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा, ठीक है। फिर तीसरा कैटेगरी वो आता है जिसमें ये कोवेलेंट कैरेक्टर होगा लेकिन इससे भी ज़्यादा हो जाएगा, मतलब इसका जो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज है ये इन दोनों चार्जेस से इस पर कम डेवलप होगा, इसीलिए डबल पार्शियल लिखा गया है, ठीक है। और ऐसे मेटल जो होंगे जैसे मरकरी हो सकता है, कॉपर हो सकता है ना, पीबी हो सकता है, लेड हो सकता है ना, पीबी हो सकता है, एसएन हो सकता है, थैलियम हो सकता है, इस तरह के मेटल अगर हम लोग बात करें तो ये हाईली पोलराइजेबल आयन बनाते हैं ये मेटल्स, और इसका जो बॉन्ड होगा ये थोड़ा सा ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर रखेगा, समझ के बाद। जैसे मरकरी की बात करें तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2 के आसपास होता है, कॉपर का 1.9 होता है, लेड का 2.25 के आसपास होता है, मतलब ये सभी जो हैं ये थोड़े से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल्स हैं, तो इस वजह से इनका पोलराइजिंग पावर जो है वो ज़्यादा होगा। तो ये ज़्यादा कोवेलेंट कम आयनिक है, ये कोवेलेंट कैरेक्टर तो है लेकिन ये ज़्यादा आयनिक कम कोवेलेंट है, और ये वाला ऑलमोस्ट कम्प्लीटली आयनिक है। तो एक ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड बेसिकली 3 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, और इन तीनों में अगर हम लोग रिएक्टिविटी की बात करें कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी जो है वो आयनिक वाले की होगी, क्योंकि इस पर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज है इस कार्बन पे, ठीक है ना। तो रिएक्टिविटी इंक्रीजेज व्हेन आयनिक कैरेक्टर इंक्रीजेज इन दी ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अपना यहाँ लाई करता है ना, मैग्नीशियम मेटल यहाँ पर दिख रहा है आपको। इस तरह का जो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है ये हाईली रिएक्टिव होता है, इसलिए इसको बनाना और बना के स्टोर कर पाना इज़ ऑलमोस्ट, है ना, इम्पॉसिबल टास्क। तो इस तरह का ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड हम लोग प्रैक्टिकली एज सच नहीं जानते हैं, है ना, थ्योरेटिकली तो हम लोग बना सकते हैं, समझ के बाद। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का थोड़ा सा रिएक्टिविटी का लेखा जोखा है, ठीक है। चलो, तो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं क्लियर हो गया, जिसमें से अच्छा रिएक्शन पैटर्न सबका लगभग सेम होगा, कोई कम रिएक्टिव कोई ज़्यादा रिएक्टिव होगा, लेकिन हम लोग को जो पढ़ना है डिटेल में वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। तो इस वजह से हम लोग इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के कॉन्सेप्ट के अंदर समझ रहे हैं, ठीक है। जल्दी से नोट कर लीजिए, आगे बढ़ा जाए। पॉज करके कर लीजिए। चलो, तो अगर हम लोग प्रिपरेशन देखा जाए ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, तो देखो इसमें क्या करते हैं, पहले भी बात की है हम लोगों ने कि एक एल्काइल हैलाइड ले लेंगे और इसका रिएक्शन हम लोग करा देंगे मैग्नीशियम टर्निंग्स के साथ, ठीक है। सॉल्वेंट के तौर पर हम लोग ईथर ले लेंगे, या ड्राई ईथर भी लिखा रह सकता है। टर्निंग्स की बात की थी हम लोग ने, है ना। तो अगर आर एल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करा देंगे तो RMgX, मतलब इन दोनों बॉन्ड के बीच में मैग्नीशियम का इंसर्शन हो जाता है। अगर हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो यहाँ पर मैग्नीशियम +2 में है, हैलोजन -1 में है, ये भी -1 में होगा, मतलब यहाँ से R- निकलने का टेंडेंसी है। ये इस तरह का बॉन्ड हम लोग इसलिए बना देते हैं क्योंकि इसके पास कुछ डिग्री ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर भी है, ठीक है। नहीं तो हम लोग को आइडियली लिखना चाहिए R-X- Mg2+, ठीक है, लेकिन इसको ऐसे बना दिया जाता है बिकॉज कुछ डिग्री ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर है। बात समझ में आ गई। मैग्नीशियम यहाँ पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, यहाँ पर +2 में गया है ना, मतलब रिडॉक्स प्रोसेस बोला जा सकता है। अगर X जो R से डायरेक्टली जुड़ा था तब इस पर +1 था, अभी -1 पर है ये, है ना। तो R पार्ट का रिडक्शन हुआ है, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हुआ है, तो एक रिडॉक्स प्रोसेस के तहत इसको समझा जा सकता है।
ऑक्सीडेटिव इंसर्शन भी बोलते हैं इसको हम लोग, है ना। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन इज ऑल्सो कॉल्ड, रिएक्शन टाइप में अगर बात करें तो बोला जाता है ऑक्सीडेटिव इंसर्शन, ठीक है। खैर ये बात नहीं पूछी जाएगी, नहीं जानने की ज़रूरत है, ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग बात करें, अगर एराइल हैलाइड भी हम लोगों ने ले लिया और इसका रिएक्शन भी हम लोगों ने मैग्नीशियम टर्निंग्स के साथ करा दिया और सॉल्वेंट के तौर पर अगर हम लोगों ने ईथर ले लिया है, सॉल्वेंट का क्या रोल है ये भी बात करेंगे हम लोग फिलहाल, ठीक है। ऐसा एराइल मैग्नीशियम हैलाइड भी बन जाएगा, ठीक है। तो ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि सिर्फ एल्काइल हैलाइड से बनेगा कि एराइल हैलाइड से, दोनों से बन जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग पॉसिबल मैकेनिज्म की बात करें, अच्छा मैकेनिज्म जो है इसका सर्टेनली कहीं नहीं है, ठीक है। मतलब जहाँ जहाँ भी मैकेनिज्म लिखा है वहाँ पे ये लिखा है कि इट इज़ बिलीव टू ऑकर बाय दिस मैकेनिज्म, ठीक है। मतलब बहुत इस पे श्योरिटी के साथ नहीं कहीं बोला गया है कि इसका मैकेनिज्म एग्जैक्टली ऐसा ही होगा, इसलिए इसके मैकेनिज्म पर क्वेश्चन नहीं आएगा कि कैसे बना, ठीक है। लेकिन जो बातें लिखी गई हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे RX ले लिया हम लोगों ने और मैग्नीशियम ले लिया, तो मैग्नीशियम एक मेटल है, अपने को मालूम है, मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो RX का बॉन्ड है ये इस फ्री इलेक्ट्रॉन को पाकर इस तरह से टूट जाएगा, R फ्री रेडिकल बनेगा और MgX ऐसा कुछ बन जाएगा। और फिर सेकेंड स्टेप में ये दोनों अपना अपना रेडिकल लेकर R MgX, है ना, ऐसा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना देते हैं। समझे बात इतनी? क्योंकि एक मेटल है, मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहीं होते हैं तो इस बॉन्ड के टूटने का जो टेंडेंसी है वो रेडिकल की तरह होता है, इसलिए इस तरह से टूटना चाहेगा, इस तरह से टूट कर ऐसा बना लेगा, है ना। X इसके साथ बॉन्ड बना लिया, ऐसा हो गया, और फिर इसके पास दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होगा तो ये R और मैग्नीशियम R MgX ऐसा बना लेगा, ठीक है। मैग्नीशियम की अगर बात करें तो ये 2 इलेक्ट्रॉन मैंने क्यों दिखाया है, क्योंकि मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लास्ट में देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन उसके पास आउटर मोस्ट शेल में है, तो वही आउटर मोस्ट शेल का 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिखाया गया है। क्लियर हुई इतनी बात? तो ये वाला जो स्टेप है इसमें तो सिर्फ बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, रेडिकल कंबाइन कर रहे हैं। ये वाला जो स्टेप है यही RDS स्टेप बोला जाएगा इसका, क्योंकि इसी में बॉन्ड टूट रहा है, क्योंकि इसमें तो सिर्फ बन रहा है, ये तो फास्ट होने वाला है, एक्टिवेशन एनर्जी 0। यही वाला जो स्टेप है ये RDS होने वाला है। तो इस बेसिस पर अगर हम लोग बात करें कि भाई अगर रिएक्टिविटी की बात की जाए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने के लिए एल्काइल आयोडाइड, एल्काइल ब्रोमाइड, एल्काइल क्लोराइड और एल्काइल फ्लोराइड्स में, तो सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिविटी होगा, जो रेट होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनने का, वो एल्काइल आयोडाइड का सबसे ज़्यादा होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक है ना? क्योंकि भाई ये बॉन्ड सबसे वीक है ना, क्योंकि आयोडीन का साइज़ बड़ा है, तो सबसे वीकर बॉन्ड अगर होगा तो उसका टूटना सबसे आसान होगा, तो उतना रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर होगा, ठीक है। तो यही मैकेनिज़्म जो है ऐसा बिलीव किया जाता है कि इस मैकेनिज़्म से होता है, ठीक है। तो इतना जल्दी से नोट कर लो, फिर एक पॉइंट नीचे लिखा जाए। ये मैकेनिज़्म आपसे पूछा नहीं जाएगा, मैं फिर कह रहा हूँ, है ना। इस पर कभी आज तक क्वेश्चन नहीं आया है, ना आएगा, क्योंकि वो सर्टेन नहीं है। आपको सिर्फ इस बात को ध्यान रखना है कि एल्काइल हैलाइड में मैग्नीशियम टर्निंग डाल देंगे तो ऐसा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना देंगे सीधा, ठीक है। नोट कर लो जल्दी से। हो गया? अब नीचे नोट करके एक पॉइंट लिखो, नोट करके एक पॉइंट लिखो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज ऑक्सीडाइज्ड बाय एयर। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज ऑक्सीडाइज्ड बाय एयर, है ना, when exposed to air. Grignard reagent is oxidized when
एक्सपोज टू एयर, एयर मतलब O2 का जो कंपोनेंट है एयर का O2, उससे ऑक्सीडाइज हो जाएगा। देखो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अगर हम लोग एयर में छोड़ दें, अगर हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एक खाली वेसल में रख दें और अगर एयर उसमें इन्फिल्ट्रेट कर पा रही है उस वेसल में, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज होकर अल्कोहल बना लेता है और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है ख़त्म हो जाता है। तो हम लोग इसको जिस भी यूज़ के लिए बना रहे हैं उसका यूज़ तो हो नहीं पाएगा क्योंकि ये ऑक्सीडाइज होकर अल्कोहल बना लेगा। समझ गए बात? तो अब यहाँ रोल आता है किसका? सॉल्वेंट का, कि क्यों हम लोग को सॉल्वेंट ज़रूरत है। ठीक है, तो पहले इतना जल्दी से लिख लो फिर आगे बढ़ा जाए। लिख लिया है? ठीक है, लिखो रोल ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अच्छा सॉल्वेंट जैसे हम लोग यहाँ पर क्या इस्तेमाल करते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ईथर्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे MEO Me लिया जा सकता है या ETO ET लिया जा सकता है ना, या जैसे एक हम लोग पढ़े थे THF, याद आ रहा है? टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, है ना, ये भी साइक्लिक ईथर है, ये लिया जा सकता है, या ऐसा लिया जा सकता है, दिस इज़ कॉल्ड डाईऑक्सेन। ठीक है, ये सॉल्वेंट सारे ईथर हैं। तो इसका दो रोल है, पहला कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अपना बना है तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पे पार्शियल नेगेटिव होगा। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को जो ईथर का पार्शियल नेगेटिव चार्ज है ना ऑक्सीजन पर, ये इसको क्या करता है? सॉल्वेट करके स्टेबलाइज करता है। समझे बात? मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक आयनिक स्पीशीज़ है, एक चार्ज स्पीशीज़ है। तो चार्ज स्पीशीज़ को अगर कोई सॉल्वेंट सॉल्वेट करे तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। स्टेबिलिटी यहाँ पर अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, अगर ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा तो इसका जो रिएक्ट करने का, जो इस ईथर सॉल्वेंट के अंदर रिएक्ट करने का जो टेंडेंसी है वो रिलेटिवली कम हो जाएगा। तो पहला जो रीज़न है वो ये है कि इट सॉल्वेट्स द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और सॉल्वेट मतलब हमेशा स्टेबिलिटी होता है। और दूसरा जो रीज़न है वो ये है कि इट डिस्प्लेसेस ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, है ना। जैसे ऐसे समझो कि भाई एक वेसल है, इसमें हम लोग यहाँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाए हुए हैं, दिस इज़ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और ये सॉल्वेंट है ईथर की तरह। तो अगर ये सॉल्वेंट हम लोग इसमें भर दिए तो इसको सॉल्वेट तो कर ही रहा है, लेकिन ऊपर से जो एयर है, एयर का ऑक्सीजन है, ये इसमें इन्फिल्ट्रेट करके यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। ठीक है, अगर हम ये सॉल्वेंट हटा दें तो ये एयर इसमें इन्फिल्ट्रेट कर जाएगा। समझ रहे हैं इतनी बात? तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर ये सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हैं। दो वजह है, एक वजह ये है कि इसको सॉल्वेट करता है, दूसरी वजह ये है कि ये ऑक्सीजन को, ईथर भर जाएगा तो ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर देगा। और एक कॉमन सी वजह है जो आप जानते हो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज़ बेसिक, होता है ना बेसिक, R पर माइनस चार्ज है क्या, तो ये बेसिक है। और ईथर इज़ ऑल्सो बेसिक, ईथर्स आर ऑल्सो बेसिक, है ना। ईथर के पास कोई एसिडिक एच नहीं होता। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी बेसिक है और ईथर भी बेसिक है, तो इन दोनों का रिएक्शन आपस में नहीं होगा। समझे बात? तो ये एक वजह है कि क्यों ईथर ही, कोई और सॉल्वेंट क्यों नहीं जो सॉल्वेट कर पाए, जो डिस्प्लेस कर पाए। तो ईथर इसलिए क्योंकि ईथर भी बेसिक है और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी बेसिक है, तो दो आपस में बेस रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। समझ गए बात? नोट कर लीजिए। बढ़ा जाए आगे।
चल, तो अब अगर हम लोग बात करें कि भाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ना, ऐसा कुछ है, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव है, तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट स्ट्रॉन्ग बेस भी होता है, पढ़े हैं हम लोग, और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी होता है, क्योंकि R पर माइनस चार्ज है। और हम लोगों ने बात किया था कि इसको हम लोग रिएक्शन के दौरान ऐसा समझ सकते हैं क्या, कि ये R माइनस यहाँ से दे सकता है, इतनी बात किए थे हम लोग, ठीक है। तो इट इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो बेस की तरह इसका रिएक्शन हम लोग देखे हुए हैं, याद है आपको, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एज बेस बहुत सारे एसिड से रिएक्शन कराए थे हम लोग, है ना, याद है, एल्केन्स में। तो अगर हम लोग बेस की बात करें, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एज बेस, ठीक है। ये रिएक्शंस हम लोग दोबारा नहीं लिख रहे हैं, बस एक आपको हिंट दे रहे हैं कि देखो ये बात ऐसा पढ़े थे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन हम लोग वाटर के साथ करा दिए थे, तो ये यहाँ से H+ खींच के एल्केन बना देता है, याद आया कुछ, है ना। और साथ में क्या बन जाएगा, MgXOH। अगर इसका रिएक्शन हम लोग अल्कोहल के साथ करा दें तो यहाँ से H+ खींच लेगा, तो फिर एल्केन बना देगा, याद आ रहा है। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हम लोगों ने लिए हुए थे, ठीक है। कोई भी एसिडिक एच, जैसे मान लो अगर हम लोग याद, आपको बहुत सारे एग्जाम्पल हैं यहाँ पर, है ना, और वो वहाँ एल्केन में हम लोगों ने लिखा था, इसलिए दोबारा नहीं लिख रहे हैं, लेकिन कुछ दोबारा भी लिख दे रहे हैं जिनको आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। जैसे ये मॉलिक्यूल है, इसका भी H+ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट खींच लेता है और ऐसा बना देता है, और साथ में इस पर नेगेटिव आ जाएगा। क्यों इसका H+ खींच पाया, क्योंकि ये एरोमेटिक बन गया, दिख रहा है आपको, है ना, 2 2 4 2 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये एरोमेटिक बन गया। और क्योंकि इसका कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल है, इसीलिए ये रिलेटिवली एसिडिक है, और इसका पीके वैल्यू आपको याद रख लेना चाहिए कि पीके वैल्यू 16 के आसपास होती है। हम लोग पहले भी लिखे थे, यहाँ पर फिर ज़रूरत पड़ी है, फिर लिखे, ठीक है। तो आपको ये याद करना है, ठीक है। अच्छा, और भी इसका रिएक्शन हम लोग देखे थे, जैसे RMgX की बात करें, प्लस अगर जैसे एक्टिव मिथिलिन कंपाउंड इस तरह का ले लिए थे, तो इसका भी H+ खींच लेगा ये, है ना, याद है बात। और इसका जो पीके वैल्यू है करीब करीब 10 के आसपास होता है। यहाँ तक कि अगर हम लोग इसका रिएक्शन बीटा कीटो एसिड के साथ, बीटा कीटो एस्टर के साथ करा दें, ये एस्टर है, C∞OOR, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा है, तो अगर बीटा कीटो एस्टर भी ले लेंगे ना, तो भी ये यहाँ से H+ खींच लेता है, ठीक है। ये फिजिबल रिएक्शंस हैं। तो वहाँ पे जितने भी हम लोग लिखे थे, उनमें से कुछ हम लोग वापस से यहाँ पर, है ना, एक तरह से समझा जाए तो रिवाइज़ किए हैं, है ना। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि इन मॉलिक्यूल से तो करता ही है, बाकी तो जो जितने भी एक्टिव एच कंटेनिंग कंपाउंड है उनसे तो करेगा ही, वो हम लोग वहाँ पे लिखें। आप चाहें तो यहाँ पर जो मैं ये बता रहा हूँ, यहाँ पर आप वही पूरा टेबल फिर से बना सकते हैं, और उसमें अगर कोई एग्जाम्पल यहाँ पर एक्स्ट्रा हो तो उसको फिर से नोट कर सकते हैं, समझ के बाद। तो ये हो गया। और इस मेथड को भी हम लोग कहते थे, एक नाम दिए थे ना, ज़ेरेविटिनोव्स मेथड ऑफ एक्टिव एच डिटर्मिनेशन, ठीक है। चलो नोट कर लिया जाए। तो इट इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस यूज्ड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब आ जाओ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एज न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ये हम लोग को यहाँ पर डिटेल में समझना है। चलो भाई, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एज न्यूक्लियोफाइल, थोड़ा देखा जाए इसको। सबसे पहला अगर हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन देखें, तो हम लोग बात कर रहे हैं रिएक्शन विथ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स।
रिएक्शन विथ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो अब ये चैप्टर वाइज अगर हम लोग बात करें तो ये रिएक्शन जो हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, ये बेसिकली एल्डिहाइड कीटोन का पार्ट है। और केवल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं, हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एज न्यूक्लियोफाइल पढ़ रहे हैं, तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल एल्डिहाइड कीटोन से इसी तरह से रिएक्ट करेगा जिस तरह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट करता है। ठीक है, तो हम लोग बहुत सारी बातें अब ओवरऑल समझ रहे हैं। ठीक है, तो चलो एक एक करके बात समझा जाए। तो जैसे मान लो अगर हम लोगों ने ले लिया RMgX, साथ में मान लो हमने ले लिया HC डबल बॉन्ड OH, ये एल्डिहाइड है या कीटोन है बताओ तो ज़रा। तो ये पार्शियल पॉजिटिव है और इस पर पार्शियल निगेटिव है। ठीक है, और इस पर निगेटिव है, ये अपना न्यूक्लियोफाइल है। किसी भी स्पीशीज़ में अगर कोई एटम अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से पाई बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड होता है तो ऐसे एटम को इलेक्ट्रोफिलिक बोलते हैं। ठीक है, पढ़े थे। तो ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक है, ये आर पार्ट न्यूक्लियोफिलिक है, ये आर पार्ट इस पर अटैक करेगा क्योंकि ये पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड है, ये ऑक्सीजन पे बड़े आसानी से शिफ्ट हो जाएगा। और कुछ ऐसा HCO माइनस, यहाँ H यहाँ पर R, ऐसा बन जाएगा। अब सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करें, यहाँ पर H प्लस डाल दें तो ये H प्लस यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाएगा, तो CHROH ऐसा बन जाएगा जो कि एक अल्कोहल है, RCH2OH। और कैसा अल्कोहल है? प्राइमरी अल्कोहल है। आया समझ में बात? ठीक है, अब बोलो सर ये H प्लस सेकेंड स्टेप में क्यों डाले, फर्स्ट स्टेप में ही डाल देते, अपने आप ये इस पर अटैक करता और निगेटिव आता और ये अल्कोहल बन जाता। तो H प्लस हम लोग कभी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन जहाँ करा रहे हैं, जिस वेसल में करा रहे हैं, भूल के H प्लस नहीं डालेंगे क्योंकि इट इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस और हमेशा ये H प्लस एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा तेज़ी से। ठीक है, अगर कहीं किसी रिएक्शन के दौरान ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के पास ये ऑप्शन है कि आइदर इट कैन एक्ट एज बेस और इट कैन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, तो इट विल ऑलवेज एक्ट एज बेस फर्स्ट क्योंकि इट इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्गर बेस। तो एक पॉइंट लिख लिया जाए यहाँ पर, है ना, ये कहीं यहाँ पे इसके ऊपर पॉइंट एक, जहाँ पर हम लोग बेस ख़त्म किए उसके बाद एक पॉइंट यहाँ पर लिख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट will always act as Grignard reagent will always act as base first. Grignard reagent will always acts as base first. ठीक है, हमेशा बेस की तरह इस्तेमाल पहले होगा। तो अगर इसके पास कोई एसिडिक H नहीं है और आप बाहर से H प्लस डाल दिए तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इस H प्लस के साथ रिएक्ट करके RH बना लेगा, R माइनस और H प्लस मिलके RH बना लेगा, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट खत्म हो जाएगा। तो फिर इससे रिएक्शन ही नहीं हो पाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। समझ में आई बात? ये चीज़ है। क्लियर हुआ? अब उसी तरह से मान लो अगर हम लोग एक और एग्जांपल लें, हमने ले लिया RMgX और साथ में ले लिया हमने मान लो R' डबल बॉन्ड OH। ये क्या है भाई? ये भी एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड था। ये स्मॉलेस्ट एल्डिहाइड है जिसको हम लोग फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं, ये एक नॉर्मल एल्डिहाइड है। सेम कहानी यहाँ भी होगी, ये पार्शियल पॉजिटिव है, पार्शियल निगेटिव है, इस पर निगेटिव चार्ज है, ये इस पर आके अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड इस पर शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे बन जाएगा RCO माइनस R और यहाँ पर H है। फिर सेकेंड स्टेप में हम लोग वंस अगेन क्या H प्लस डाल देंगे, ये H प्लस इससे R'(CRH) और यहाँ आ जाएगा OH। अब ये कार्बन पर अल्कोहल है जो दो R पार्ट से जुड़ा है, मतलब ये वाला अल्कोहल कैसा हो गया? सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। बोलो भाई। तो अगर हम लोग फॉर्मल्डिहाइड से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन कराएंगे तो प्राइमरी अल्कोहल बन रहा है। अगर हम लोग एल्डिहाइड से, किसी नॉर्मल एल्डिहाइड से अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन कराएंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल बन रहा है। और अगर मान लीजिए हम लोगों ने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन अगर कीटोन के साथ करा दिया, RC डबल बॉन्ड R, मान लो R' ले लिया है और सेकेंड स्टेप में हमने H प्लस डाल दिया है, ठीक है, वैसे ही तो ये R पार्ट इस पर करेगा अटैक, ये बॉन्ड इस पर शिफ्ट होगा, फिर H प्लस आकर इससे जुड़ जाएगा। ये सेकेंड पार्ट में लिया हुआ है ना, मतलब सेकेंड रिएक्शन में, पहले इसका रिएक्शन करा के फिर ये मत सोचना कि सर सेम वेसल में डाल दिए, ठीक है।
तो यहाँ बन जाएगा देखो R-COH R-R, और ये कार्बन 3 R पार्ट से जुड़ा है जिस पर अल्कोहल है, तो ये टर्शरी अल्कोहल हो गया अपना। क्लियर बात है ना? तो ये वन ऑफ द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में भी आ जाता है। अल्कोहल में भी हम लोग ये मेथड पढ़ेंगे, ठीक है? तो अल्कोहल को हम लोग ऐसे बनाते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन एल्डिहाइड या कीटोन से कराएंगे तो हम लोग है ना अपने डिज़ायर्ड अल्कोहल बना सकते हैं कि भाई प्राइमरी चाहिए, सेकेंडरी चाहिए या टर्शी चाहिए, उस हिसाब से हम लोग ये है ना सेलेक्ट कर सकते हैं। सिंपल रिएक्शन। अच्छा, एक बात यहाँ पर थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए। मान लीजिए कि ये R1 रेट से जा रहा है, ये रिएक्शन R2 रेट से जा रहा है और ये रिएक्शन R3 रेट से जा रहा है। एक फॉर्मल्डिहाइड है, एक एल्डिहाइड है और एक कीटोन है, और इन तीनों में रेट ऑफ रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या विथ एनी न्यूक्लियोफाइल, भाई कोई भी न्यूक्लियोफाइल ऐसे ना रिएक्ट करेगा इसमें, यही ना इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है। तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और फॉर दैट मैटर फॉर विथ एनी न्यूक्लियोफाइल क्या होने वाला है, बताओ सबसे ज़्यादा क्या होगा? ठीक है, चलो तो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। पहले इतना नोट कर लीजिए, R1 R2 R3 क्या होना चाहिए, थोड़ी सी जगह बना ले बोर्ड पे, फिर इसको समझाते हैं। नोट कर लो। मिटा रहा हूँ मैं, है ना? ठीक है। देखो तो अब यहाँ पर जो R1 है वो सबसे ज़्यादा होगा, फिर R2 होगा और फिर R3 होगा, मतलब रेट इधर से इधर जाने पर बढ़ रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है, ये दो फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है रेट, है ना? एक अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, ठीक है? जैसे मान लो अगर हम लोग के पास कोई एल्डिहाइड है या हम लोग के पास कोई कीटोन है, तो इस कार्बन पे जितना ज़्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज़्यादा रेट होगा, क्योंकि उतना तेज़ी से इस कार्बन पे अटैक होगा। एग्री कर रहे हैं सब लोग? सिंपल सी बात है। अब क्योंकि इधर हाइड्रोजन है और इस R पार्ट का प्लस आई इफेक्ट होगा और इसमें दोनों R पार्ट का प्लस आई इफेक्ट होगा, इधर से भी और इधर से भी। तो इस पर जो पार्शियल पॉजिटिव है और इस पर जो पार्शियल पॉजिटिव है, दोनों में से कौन ज़्यादा है? ये ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर से क्योंकि इस पर पार्शियल पॉजिटिव ज़्यादा है, मतलब वो स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल है और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अपना न्यूक्लियोफाइल है, तो इस वजह से इस पर तेज़ी से रिएक्ट होगा। क्लियर इनफ? ठीक है। नाउ दूसरा जो फैक्टर है वो स्टेरिक फैक्टर कहलाता है। स्टेरिक फैक्टर बहुत बार सुन चुके हैं हम लोग, अब स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक इनहिबिशन, है ना? तो स्टेरिक फैक्टर, स्टेरिक मतलब स्पेस में जगह से लेना देना है, ठीक है? तो जब भी आप अगर ध्यान से देखें तो अगर हम लोग एल्डिहाइड या कीटोन लेते हैं, ठीक है, अगर हमने एल्डिहाइड लिया या कीटोन लिया और इसका रिएक्शन अगर हम लोगों ने किसी भी न्यूक्लियोफाइल से कराया, तो ऐसा अटैक होगा और ऐसा मॉलिक्यूल बनेगा, H या R, यहाँ न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा, ये टेट्राहेड्रल हो जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल है। अच्छा, यहाँ H अगर होगा तो ये एल्डिहाइड है, अगर यहाँ R होगा तो ये कीटोन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ R हम लोगों ने ले रखा है। तो यहाँ पर जो इन दोनों के बीच का बॉन्ड एंगल है ये 120 डिग्री है, बोलो, क्योंकि ये sp2 है, दिखा सबको? तो sp2 पर एक R और एक H या दोनों R पार्ट दूर दूर हैं, 120 डिग्री पर है। और अगर हम लोग इसकी बात करें तो इस समय इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन हो गया है वो sp3 हो गया है, और अब sp3 ही नहीं हुआ है, इस पे 2 ग्रुप की जगह अब 3 ग्रुप हो चुके हैं, मतलब एक आके जुड़ गया है। मतलब पहले दूर दूर थे, अब पास पास हो गए हैं, और उस पास पास में भी अब 3 ग्रुप्स लगे हुए हैं। तो इसका जो बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री के आसपास है। अच्छा, R पार्ट कोई छोटा पार्ट भी हो सकता है, कोई बड़ा पार्ट भी हो सकता है,
लेकिन छोटे से छोटा कितना हो सकता है, मिथाइल हो सकता है। तो मिथाइल भी तो बड़ा ही है हाइड्रोजन की तुलना में, और कोई भी न्यूक्लियोफाइल वो भी थोड़ा सा बड़ा होगा, ये आर पार्ट भी बड़ा होगा। तो एल्डिहाइड और कीटोन में हम लोग अगर कंपेयर करें तो एल्डिहाइड में यहाँ H है और कीटोन में R है, तो इसमें स्टेरिक क्राउडिंग एल्डिहाइड में ज़्यादा होगा कि कीटोन में ज़्यादा होगा। क्लियर बात है कि एल्डिहाइड में क्राउडिंग कम है और कीटोन में क्राउडिंग ज़्यादा है, क्योंकि दोनों तरफ R पार्ट बल्कियर है, एक न्यूक्लियोफाइल भी आ गया है, अब पास आ गए हैं sp3 होने से, जगह कम हो गई है। तो स्टेरिक फैक्टर यहाँ पर कीटोन को ज़्यादा हिंडर्ड बना रहा है, इस वजह से कीटोन का रिएक्टिविटी कम होगा। तो अब देखो यहाँ पर R1 जो था वो फॉर्मल्डिहाइड था, दोनों तरफ H, मतलब इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर भी देखा जाए तो दोनों तरफ से प्लस आई इफेक्ट नहीं, और स्टेरिक हिंड्रेंस भी सबसे कम, इसीलिए फॉर्मल्डिहाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, फिर एल्डिहाइड और फिर कीटोन। क्लियर बात, समझ में आई इतनी बात? तो ये अब यूनिवर्सल हो गया कि एल्डिहाइड कीटोन का किसी भी न्यूक्लियोफाइल के साथ, सिर्फ ग्रिग्नार्ड के साथ नहीं, किसी भी न्यूक्लियोफाइल के साथ यही रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा और यही दोनों फैक्टर ही उसको गवर्न कर रहे होंगे। क्लियर हुआ इतना? चलो नोट कर लो। एक चीज़ और बढ़िया बात यहाँ पे समझ लिया जाए, इस रिएक्शन का स्टीरियोकेमिस्ट्री, ठीक है, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ दिस रिएक्शन, ठीक। हम लोगों ने देखा कि एक एल्डिहाइड या कीटोन है, इधर R माइनस है, वो आया, उस पर अटैक किया, पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गया। लेकिन स्टीरियोकेमिस्ट्री वाइज एक्चुअली ये रिएक्शन कैसे होता है जरा वो समझा जाए, है ना। देखो मज़ेदार बात है, देखो जो कोई भी अपना एल्डिहाइड या कीटोन की अगर हम लोग बात करें तो वो उसमें इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2, ठीक है। तो sp2 में हम लोगों ने ऐसे बना दिया, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये R पार्ट। तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और इसके 3 ये सिग्मा बॉन्ड है जो एक दूसरे से 120, 120, 120 बनाए होंगे। और अगर आपको दिक्कत हो तो ये ऐसे रखा हुआ है, ये R पार्ट जो है वो पीछे की तरफ है और ये H आगे की तरफ है और ऑक्सीजन आगे। तो ऐसा ट्राइगोनल प्लेनर दिख रहा है सबको, ऐसा दिख रहा है ना, ये ऑक्सीजन आगे की तरफ है, तो ये ऐसा ट्राइगोनल प्लेनर है। तो अगर ऐसा ट्राइगोनल प्लेनर है तो इसका पाई बॉन्ड किधर होगा, ये p ऑर्बिटल और ऑक्सीजन के एक p ऑर्बिटल के बीच में ऐसे पाई बॉन्ड होगा, ठीक है। और अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसमें किसी न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन करा रहे हैं। तो हम लोग ने दिखा दिया था कि ऐसे अटैक हो रहा है, ऐसे अटैक हो रहा है, लेकिन बेसिकली वहाँ जो मैकेनिज्म लिख रहे थे कि इस पर अटैक कर जा रहा है क्योंकि इस पर पार्शियल पॉजिटिव है, हम लोग ने ऐसे दिखा दिया था। बट ये न्यूक्लियोफाइल तो इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है ना, तो इसके यही p ऑर्बिटल ना अवेलेबल है कि अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इस पर शिफ्ट कर दे तो इस पर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये न्यूक्लियोफाइल इस p ऑर्बिटल में अपना इलेक्ट्रॉन पेयर कोऑर्डिनेट करेगा। और जब इस p ऑर्बिटल में अपना इलेक्ट्रॉन पेयर कोऑर्डिनेट करेगा तब वो सिग्मा बॉन्ड का जो फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन जब स्टार्ट हो जाएगा तो ड्यूरिंग द रिएक्शन ये sp2 से अपना हाइब्रिडाइजेशन sp3 एडजस्ट करके इस न्यूक्लियोफाइल को इसकी सही जगह पर तैनात कर देगा टेट्राहेड्रली। क्लियर बात? ऐसा कुछ होता होगा नहीं? तो यही चीज़ यहाँ पर हम लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री में समझ रहे हैं कि भाई जो न्यूक्लियोफाइल है ना वो या तो इस तरफ से इस ट्राइगोनल प्लेनर के अबव से इस p ऑर्बिटल पर अटैक करेगा, बोलो इस p ऑर्बिटल के, है ना, अबव से इस पर अटैक करेगा। तो अगर अबव से अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड नीचे शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि टेट्राहेड्रल तो बनना ही है। या फिर ये न्यूक्लियोफाइल इसके इस ट्राइगोनल प्लेनर के बिलो द प्लेन से इस p ऑर्बिटल पे अटैक करेगा। और ये बात हम लोगों ने बहुत बार कर रखी है, टॉटोमेरिज्म में कर रखी है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में बहुत जगह कर रखी है। क्या कि या तो इधर से अटैक होगा या इधर से अटैक होगा, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ से दो रास्ते बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। एक मिनट,
दो रास्ते, अगर ऊपर से अटैक हुआ तो देखो ये आर पार्ट तो जैसा तैसा रहेगा ही, ये एच न्यूक्लियोफाइल इधर आ जाएगा और ओ माइनस नीचे आ जाएगा, क्योंकि भाई अल्टीमेटली तो इसको टेट्राहेड्रल होना ही है, नहीं। और अगर नीचे से अटैक हुआ तो ये आर पार्ट अपनी जगह पे रहेगा, बस बॉन्ड एंगल चेंज हो जाएगा, ये ओ माइनस ऊपर चला जाएगा और ये न्यूक्लियोफाइल नीचे आ जाएगा, क्योंकि इस बार अटैक नीचे से हो रहा है, ठीक है। तो ये टेट्राहेड्रल फाइनली हो गया, दो बॉन्ड एक प्लेन पर, एक अबव एक बिलो, टेट्राहेड्रल दिखाई दे रहा है, नहीं। तो ये बनेगा और ये बनेगा। अब चूंकि ध्यान से देखिए तो ये कार्बन कायरल बन रहे हैं, और अब आपसे पूछे कि भाई इस मॉलिक्यूल का इस न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन अगर मैं कराऊं, तो क्योंकि कायरल बन रहा है तो आपसे पूछा जाए सवाल कि बताओ नेट सॉल्यूशन विल बी ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव, या प्योर एनेंटियोमर इज फॉर्म्ड, या डायस्टेरोमर्स आर फॉर्म्ड, या एनेंटियोमर्स आर फॉर्म्ड, या रेसिमिक इज फॉर्म्ड, आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि स्टीरियोकेमिस्ट्री यहाँ पर इन्वॉल्व हो गई है। तो ज़रा इन दोनों स्ट्रक्चर को देखो और आप मुझे, है ना, आप अपने आप से जवाब खोजने की कोशिश करो कि ये दोनों आपस में क्या रिलेशन रख रहे हैं। क्या ये डायस्टेरोमर्स हैं, क्या ये आइडेंटिकल हैं, आइडेंटिकल मतलब होमोमर भी बोल सकते हो, क्या ये एनेंटियोमर्स हैं, मतलब ओवरऑल रेसिमिक मिला। तो ये आप समझो, फिर मैं समझाता हूँ, ठीक है। जल्दी से इसको नोट करो, इसको समझो, फिर मैं दिखाता हूँ कि ये दोनों आपस में क्या है। ठीक है, चलो। अच्छा देखो, तो अब ये बन गया और ये बन गया, ठीक है। इसमें ये नीचे है, ये ऊपर है, ये पीछे है, ये आगे है ना। ये आर पार्ट बोर्ड के अंदर जा रहा है, ये एच बोर्ड से बाहर आ रहा है। मैं एक ऐसा मिरर लेकर आया, ऐसा, ठीक है। ऐसा मिरर मैंने यहाँ पर रख दिया, ऐसा मिरर रख दिया। तो इसका इमेज देखो, इसमें ऑक्सीजन किधर है, नीचे की तरफ। ऐसे मिरर रख दोगे तो नीचे वाले में ऑक्सीजन किधर होगा, मिरर की तरफ, ठीक है। अच्छा, इसमें आर किधर है, पीछे की तरफ। ऐसा मिरर रख दिया तो इसका इमेज भी किधर बनेगा, नीचे, पीछे की तरफ। बोलो, आगे तो नहीं बन जाएगा ना। ऐसा मिरर है और ये आर पार्ट जो है वो पीछे है, तो इसका इमेज भी पीछे ही बनेगा, क्या। तो ऐसा बना। सिमिलरली हाइड्रोजन आगे बना, न्यूक्लियोफाइल ऊपर है तो नीचे आ गया, ठीक है। तो ये दोनों कायरल हैं और मुझे ये दोनों एनेंटियोमर्स दिखाई दे रहे हैं, एनेंटियोमर्स, ठीक है। और ओवरऑल सॉल्यूशन विल बी रेसिमिक मिक्सचर। बोलिए, मतलब नेट सॉल्यूशन विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। कोई दिक्कत? बोलो भाई। तो ये इधर से अटैक या इधर से अटैक हुआ, एनेंटियोमर बना। अच्छा, इधर से अटैक और इधर से अटैक की प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली बराबर है, क्योंकि जो आर पार्ट है अपना, वो जो ये एल्डिहाइड है या कीटोन है वो प्लेन पर है, तो इसके ऊपर से अटैक करने पर या नीचे से अटैक करने की प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली सेम होती है, ठीक है। जल्दी से नोट कर लीजिए, मज़ेदार बात है स्टीरियोकेमिस्ट्री और आसान है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग ये चीज़ पहली बार देख रहे हैं, हम लोग बहुत बार देख चुके हैं और आसानी से समझ सकते हैं। बढ़ा जाए। चलो, इतनी बात हो गई क्लियर है। जैसे अगर मान लो कुछ क्वेश्चन अगर हम लोग करें कि पहला CH3Br MgTHF A CH3C डबल बॉन्ड O CD3, या इसको pH सेकेंड स्टेप में H प्लस B।
ये दोनों क्वेश्चन जरा ट्राई करिए। हो गया होगा। तो ए बना लिया आपने, ए बन गया CH3 MgBr, ठीक है। इस पर माइनस, ये इस पर किया अटैक, ये बॉन्ड ऐसे टूटा, H प्लस फिर बाद में जोड़ दिया, तो ये बन जाएगा PHCOH, यहाँ पर है CD3, यहाँ पर आ गया CH3, तो ये कायरल हो जाएगा। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स पूछ रहा है तो हम लोग 2 लिख देंगे, क्योंकि भाई एक बार अबव और एक बार बिलो। क्लियर बात इतनी? तो 2 प्रोडक्ट्स यहाँ पे मिलेंगे। आपसे यहाँ पे पूछ देता कि ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है, तो इनएक्टिव बोल दोगे, नेट सोल्यूशन। रेसमिक बोल दोगे, ठीक है। सेकेंड वाला बताओ। तो इसमें भी ये न्यूक्लियोफाइल है, कर लिया होगा इसको, इस पर अटैक हुआ, ये बॉन्ड टूटा। इसमें भी दोनों तरफ से अटैक हो सकता है, या तो अबव या बिलो, क्योंकि भाई ये भी तो वही चीज़ है ना, एल्डिहाइड है। तो यहाँ पर ऐसा प्रोडक्ट बनेगा, देखो इस पर तो कोई चेंज नहीं होगा, ये कायरल है पहले से, देखो ETHD ये कायरल है और यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं हो रहा, तो इस पर कोई चेंज नहीं होगा, है ना। HD और यहाँ पे आ जाएगा COH, यहाँ H, यहाँ पर कौन आ जाएगा CH3। तो ये कायरल डेवलप हुआ, ये फिक्स्ड है, ये जो मॉलिक्यूल में दिया हुआ था वही है, ये फिक्स्ड है, ठीक है। इस पर दोनों बनेगा, दोनों बनेगा तो मान लो मैं बना दूँ, एक ये बन गया और प्लस एक और बन जाएगा। इधर तो जो जैसा था वैसा ही रहेगा, और इस वाले पे अगर मैं बना दूँ तो लेट अस से OH मैंने नीचे बना दिया, CH3 ऊपर बना दिया, H ऊपर बना दिया, ठीक है। तो ये और ये इन दोनों का कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग हो गया। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स पूछेगा तो यही दोनों बनेंगे, तो हम लोग नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स का आंसर बोल दिए 2। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। रिलेशन पूछा जा रहा है तो इसमें और इसमें क्या इनएंशियोमर बोलोगे, क्योंकि इस बार इसमें 2 कायरल सेंटर हैं, एक ये और एक ये वाला भी, ये वाला फिक्स्ड है। तो क्या ये इसका मिरर इमेज बना? क्या आप ऐसे सोच सकते हो कि मैं यहाँ पे मिरर रख दूँ, है ना, यहाँ पे मिरर रख दूँ तो ये बन जाए? नहीं बनेगा, क्योंकि ये भी तो चेंज हो जाएगा। तो भाई ये कायरल सेंटर फिक्स्ड और ये दोनों उल्टा, तो इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन बोलो? डायास्टीरियोमर्स। आई बात समझ में? तो ये डायास्टीरियोमर्स बने और दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हैं, इसलिए नेट सॉल्यूशन विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। क्लियर हुआ बात सबको? अच्छा, एक चीज़ और, ऑल्दो क्लास में अगर हम लोग होते तो शायद कोई ये डाउट पूछता, क्योंकि हर साल आता है ये डाउट, क्योंकि टॉटोमरिज्म में हम लोग टॉटोमरिज्म एंड रेसमाइजेशन पढ़े थे, और उसमें यही अल्फा पोजीशन के कार्बन को हम लोग कायरल बोलते थे, और बोला जाता था कि सर ये OH माइनस होता था तो ये H प्लस खींच लेता था, यहाँ पर ऐसा रेजोनेंस होता था, है ना, तो ये रेसमाइज कर जाता था, समझ के बाद। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एल्डिहाइड या कीटोन का अल्फा H नहीं खींच पाता, समझ के बाद। उसके लिए इसके अल्फा H को खींचने के लिए एक्वस मीडियम होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके लिए एक्वस मीडियम होना बहुत ज़रूरी है, तो क्योंकि वही कार्बन आयन को क्या करेगा? स्टेबलाइज करेगा। तो इस वजह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्टिव मिथिलिन कंपाउंड का H प्लस खींच लेगा, बीटा कीटो एस्टर का खींच लेगा, लेकिन एल्डिहाइड और कीटोन का H प्लस नहीं खींच सकता ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब तक एक्वस मीडियम ना हो। और एक्वस मीडियम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ले ही नहीं सकते, क्योंकि एक्वस मतलब वाटर, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विल ऑलवेज एक्ट एज बेस फर्स्ट, तो वो वाटर से ही H प्लस खींच लेगा। तो इसलिए इसका H प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं खींच सकता, ये बात ध्यान रखिए, समझ गए? तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलो एक और रिएक्शन देख लिया जाए। हाँ भाई, दूसरा अगर हम लोग बात करें
रिएक्शन विथ इपॉक्साइड्स, पढ़े थे इपॉक्साइड है ना, ऑक्सीरेंस। तो देखो अगर हम लोग कोई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लें और इसका रिएक्शन अगर हम लोग एक ऐसे इपॉक्साइड से करा दें, याद आ रहा है ना, इपॉक्साइड या एल्कीन ऑक्साइड, रिंग ओपनिंग ऑफ इपॉक्साइड्स, याद आ रहा है ना, हम लोग पढ़े थे कि एसिडिक मीडियम बेसिक मीडियम में अलग अलग तरीके से होगा। तो देखो वही रिएक्शन हो गया। ये अपना एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है जो कि बेस होता है स्ट्रॉन्ग। तो ये बेसिक मीडियम बोलोगे कि एसिडिक मीडियम बोलोगे? बेसिक बोलोगे। तो इन दोनों, क्योंकि ये स्ट्रेन रिंग है और इन दोनों पर पार्शियल पॉजिटिव है, तो ये रिंग ओपन होना चाहती है। तो इस R माइनस का अटैक इस पर होकर ये बाहर ऐसे तोड़ देगा, यहाँ पर R ऐसे आ जाएगा, यहाँ O माइनस होगा। सेकेंड स्टेप में अगर हम लोग H प्लस डाल देंगे तो यहाँ पर इस तरह से OH आ जाएगा। बात आई समझ में? ठीक है। अगर मान लो अनसिमेट्रिकल इपॉक्साइड ले लिए RMgX और प्लस ऐसा ले लिए, मान लो, ठीक है, ऐसा ले लिए, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव है, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव है। सेकेंड स्टेप में हम लोग H प्लस डाल दें तो ये R माइनस जो है ये इस तरफ अटैक करेगा या इस तरफ अटैक करेगा, क्योंकि बेसिक मीडियम है। तो बेसिक मीडियम में रिंग ओपनिंग ऑफ इपॉक्साइड कैसा होता था कि ये उस तरफ अटैक करेगा जिधर हिंड्रेंस कम हो, मतलब SN2 टाइप, याद आ रहा है, इधर हिंड्रेंस ज़्यादा है, इधर हिंड्रेंस कम है, तो रिएक्शन इज SN2 टाइप। और अब शायद आपको ये बात ज़्यादा क्लियर हो गई होगी कि क्योंकि हम लोग वहाँ पर भी SN1 और SN2 टाइप लिखे थे, तो इस पर अटैक करेगा, ये इधर टूट जाएगा, तो ऐसा यहाँ पर R आ जाएगा, यहाँ पर O माइनस आ जाएगा और यहाँ पर जो CH3 था वो एज इट इज़ रहेगा। तो इपॉक्साइड के साथ ऐसे रिएक्ट कर सकता है। ठीक है। अगर हम लोग बात करें RMgX और प्लस अगर मान लो 4 मेंबर्ड यहाँ पर रिंग ले लिया और H प्लस का रिएक्शन कराया, तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव है, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव है, इसका अटैक या तो इधर होगा, ये ऐसे टूटेगा, है ना, और यहाँ OH आ जाएगा, यहाँ R आ जाएगा। अब अगर मान लो कंपेयर करें, ये रेट R1 है और ये रेट R2 है ना, ये भी उसी के बराबर है। 3 मेंबर्ड से अगर ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट R1 रेट से रिएक्ट कर रहा है और 4 मेंबर्ड से R2 रेट से रिएक्ट कर रहा है, अगर और 5 मेंबर्ड से R3 रेट से रिएक्ट कर रहा है, तो आपसे पूछा जाए कि रेट सबसे ज़्यादा किसका होगा, तो R1 इज़ ग्रेटर देन R2 होगा ना, यहाँ पर बोलो, है ना, क्योंकि इसके पास ज़्यादा एंगल स्ट्रेन है, इसके पास कम एंगल स्ट्रेन है, इसलिए ज़्यादा ओपन अप ज़्यादा होना चाहता है, टेंडेंसी उसकी ज़्यादा है। तो इस वजह से दिस इज़ मोर रिएक्टिव देन 4 मेंबर्ड एंड 4 मेंबर्ड ईथर्स आर मोर रिएक्टिव देन 5 मेंबर्ड, है ना। 5 मेंबर्ड इपॉक्साइड्स आर ऑलमोस्ट नॉट रिएक्टिव फॉर न्यूक्लियोफाइल। क्लियर बात इतनी? चलिए, तो अब ये इपॉक्साइड के साथ रिएक्शन है। अब हम लोग इस पर जो क्वेश्चन है और कुछ और बातें, है ना, नेक्स्ट क्लास में इसमें पढ़ेंगे। एसिड डेरिवेटिव के साथ भी इसका रिएक्शन पढ़ेंगे और भी कुछ मज़ेदार बातें हैं। तो नेक्स्ट क्लास में इसको करते, फ़िलहाल इसको बढ़िया से नोट बना के और बढ़िया से रिवाइज कर लीजिए, और इससे पहले तक की जो एक्सरसाइज है वो सब लगा के पूछ डालिए, है ना। IT आज भी आप लगा सकते हैं, बस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट छोड़ दीजिएगा, बाकी सारा लगा सकते हैं। चलिए भाई, नमस्कार।